नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। संविधान पर रोज रोज होती तमाम चर्चाओं और बहस के बीच गुड न्यूज टुडे आपके लिए संविधान पर सबसे सरल और रोचक कहानी लेकर आया है। वैसे इंसान की पहचान उसके चेहरे से होती है, तो संविधान की पहचान किसी चीज से होती है। संविधान का चेहरा क्या है? आखिर इस संविधान को एक वाक्य में समझना हो तो कैसे समझेंगे, जिसमें 12 अनुसूची हैं, 392 अनुच्छेद हैं और 22 हिस्से हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संविधान को समझना है, आप इसकी प्रस्तावना को समझिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया। करीब 3 साल के लगातार कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भावुक मंथन से ये संविधान निकला। तब इसकी उंगली पकड़कर आजाद हिंदुस्तान अपनी नियति से मिलन करने जा रहा था और भविष्य की ओर इंगित करने वाली वो उंगली थी संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रियम्बल निश्चित रूप से एक अभिन्न अंग है, संक्षिप्त मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी भावना, हमारे उद्देश्य, हमारे सभी स्तंभ की चर्चा करता है। केशवानंद भारती और कई निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ये हमारे संविधान का अभिन्न इंटेग्रल पार्ट है। जाने माने कानूनी विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया, तो वहीं संविधान सभा के एक प्रभावशाली सदस्य अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे हमारे दीर्घकालीन सपनों की पहचान के डाला। वास्तव में आपको बताएं, ये प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देशिका से निकली थी, जिसे 13 दिसंबर 1946 में उन्होंने संविधान सभा में पेश किया था। नेहरू के जहन में संविधान सभा के शुरू होने से पहले ही संविधान को लेकर नक्शा खिंच गया था। अपनी आजाद ख्याली और हिंदुस्तान को लेकर ख्वाबों की रूमानियत को नेहरू ने बड़े दमदार तरीके से सभा में प्रस्तुत किया। सदियों की गुलामी की मानसिकता से टूटे देश को नेहरू के सपनों ने नया संबल दिया। I beg to move 1. This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent, sovereign republic. 2. Wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic, and political, equality of status, opportunity, and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association, and action. संविधान में किन सपनों को जोड़ा जाए, किन सपनों की बुनियाद पर राष्ट्र निर्माण की इमारत खड़ी की जाए और किन सपनों के लिए नया नया आजाद हुआ देश एड़ी चोटी का जोर लगा सकता है, नेहरू ने संविधान की उद्देशिका में इसको साफ कर दिया। उसी का नतीजा था कि महज 40 दिन में इस उद्देशिका को संविधान सभा ने बगैर किसी अवरोध के स्वीकार कर लिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया,
यानी हम भारत के लोग हमारे संविधान के प्रस्तावना के पहले 4 शब्द ही बता देते हैं कि कैसे संविधान को ताकत हिंदुस्तान के आम लोगों से ही मिलती है। वो 4 शब्द हम भारत के लोग। लेकिन हम भारत के लोग खुद को प्रस्तावित कैसे करें, इसकी सीख हमारी संविधान सभा को अमेरिका के संविधान सभा से मिली और इसको लिखना किस अंदाज में है वो मिला ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ ही हम भारत के लोग से होता है। इसके पीछे गांधी के आंदोलन का प्रभाव था। कांग्रेस बनने के बाद उसके नेता अंग्रेजों के सामने कुछ रियायतों के लिए जाते थे। उनकी आजादी की लड़ाई बंद कमरों में तैयार होने वाली अपीलों और कानूनी दलीलों तक सीमित थी। गांधी ने उस लड़ाई के बंद कमरे का दरवाजा आम आदमी के लिए खोल दिया। जिनके हाथों में बेबसी की हथकड़ियां लगी थीं, जिनके पैरों में गुलामी की बेड़ियां बंधी थीं, जिनके चेहरे पर विवशता का शाश्वत भाव था, जिनके पेट में रोटी का अभाव था, जिनकी आंखों में उदासी थी, जिनकी किस्मत बासी थी, उन करोड़ों बेबस, विपन्न, अनपढ़, भूखे नंगे लोगों को गांधी ने आजादी का योद्धा बना दिया। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही उन लोगों से होती है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अगर मुझे कोई कहे कि आप संक्षेप में बताएं तो मैं यही बताऊंगा कि हिंदुस्तान का प्रीएम्बल पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट पढ़ लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यस, एंड फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लो। अगर ये 4 चीज़ें आप पढ़ लोगे तो आप हिंदुस्तान का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ जाओगे। संविधान की प्रस्तावना के भी 3 हिस्से हैं। संविधान का स्रोत हिंदुस्तान की जनता है और इसका इजहार प्रस्तावना की शुरुआत के 4 शब्दों से ही होता है, हम भारत के लोग। संविधान का स्वरूप 5 विचारों में पेश किया गया है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। वहीं इसके उद्देश्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता को शामिल किया गया। 1960 में बेरूबाड़ी बनाम संघवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन 1973 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसीलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। शर्त ये रखी कि इसके मूल ढांचे से खिलवाड़ नहीं होगा। प्रस्तावना का संशोधन हुआ था, उसके लिए ये माना जाता है, जो 1977 में हुआ था, उसके लिए ये माना जाता है कि जो पहले से आत्मा थी उसका स्पष्टीकरण हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ था और कुछ और कर दिया, लेकिन उसका स्पष्टीकरण हुआ है। और संशोधन 2 किस्म के हो सकते हैं। एक संशोधन ऐसा होता है जिसमें कि आप जनता को या जो नागरिक है उसको आप कुछ और दे रहे हैं, उसको कुछ अधिकार और दे रहे हैं। इसके आधार पर ही 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संविधान सभा में भी खूब जिरह हुई। संविधान सभा में समाजवादी रुझान वाले सदस्यों ने समाजवादी गणतंत्र की मांग उठाई। Sir, I beg to move that 1. The state shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, or sex. 2. There should be no discrimination against any citizen on any ground of religion, race, caste, or sex in regard to A.
access to trading establishments, including public restaurants and hotels. B. The use of wells, tanks, roads, and places of public resort, maintained wholly or partly out of public funds, or dedicated to the use of the general public. संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे विचारधारा को दर्शाने वाले शब्दों का उल्लेख संविधान में हो भी या फिर नहीं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फेबियन समाजवाद से खासे प्रभावित थे, लेकिन संविधान सभा में बैठे कई सदस्य इसके पक्ष में नहीं थे। साथ ही पाकिस्तान बनने के साए में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने पर भी संशय के बादल मंडरा रहे थे। मुस्लिम समाज के कुल मिलाकर 72 फिरके होते हैं। 72 फिरकों से अधिक फिरके मुस्लिम समाज के नहीं हैं। 72 के 72 फिरके इस्लाम को मानने वाले किसी देश में प्राप्त नहीं होते हैं। यदि 72 के 72 फिरके यदि मिलते हैं तो दुनिया के इकलौते देश केवल भारत में मिलते हैं अध्यक्ष महोदया, और कहीं नहीं मिलते। इस हकीकत को इस हकीकत को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग नहीं किया। संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दोनों शब्दों को जोड़ने पर जोर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आए समाजवादी विचारक और नेता के.टी. शाह ने दिया। सर, इंडिया को एक सोशलिस्ट संघ कहना कतई सही नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि हम और चाहे कुछ भी हो, सोशलिस्ट यानी समाजवादी तो है ही नहीं। सर, ऐसे लोग भी हैं जो सोशलिज्म के सामाजिक न्याय से वाकिफ हैं और जानते हैं कि आने वाला कल समाजवाद का युग होगा और केवल समाजवाद ही इंसान और इंसान के बीच बराबरी का रिश्ता कायम कर सकता है। सर, केवल समाजवादी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मनुष्य को उसके नैसर्गिक अधिकार मिलेंगे और हर आदमी दूसरे के बराबर होगा। के.टी. शाह चाहते थे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में ही धर्मनिरपेक्ष संघ और समाजवादी शब्दों को शामिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने 2 बार अपने संशोधन पेश किए, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में डॉक्टर आम्बेडकर ने इनके दोनों संशोधनों को खारिज कर दिया। जब लोगों ने ये कहा कि इसके अंदर सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया जाए, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किया जाए, तो बात ये हुई कि जब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही सेकुलर है तो सेकुलर कह के हम कोई गलत सिग्नल तो नहीं भेज रहे। हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाली उस सभा ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान में नहीं रखा, लेकिन बात जब मौलिक अधिकारों की आई तो उसमें गूंज उसी भावना की रही जो किसी भी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था में होती है। 20 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा बैठी तो महान संविधानविद सर बेनेगल नरसिंह राव यानी B.N. राव ने एक मसौदा पेश किया। उस मसौदे को देख समझकर एक नई शक्ल देने का जिम्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। अब उनको तय करना था कि नया संविधान कैसा होगा, उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होंगे, कैसे होंगे और किस सीमा तक होंगे। अगर प्रस्तावना हमारे संविधान का चेहरा है तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स इसकी आत्मा। इस आत्मा की झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1931 के कराची अधिवेशन में दिखाई। उस समय आजादी दूर की मंजिल थी, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर करेंगे क्या, ये पंडित नेहरू की दृष्टि में बिल्कुल साफ था। आज हम कांग्रेस की तरफ से सरकार से ये मांग करते हैं कि आपको हर हिंदुस्तानी को उसके बुनियादी हुकूक
देने ही पड़ेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम मांग करते हैं कि हर शहरी को अपनी बात कहने, विचार रखने की आजादी हो। हर नागरिक को मिलने जुलने, मीटिंग करने का हक हो। हम मांग करते हैं कि हर बशर को अपने मजहब को मानने और धर्म का प्रचार करने की छूट हो। हर जबान और इलाके के बाशिंदे को और खास करके माइनॉरिटी को इस बात का हक हो कि वो अपनी जबान और कल्चर को महफूज रखे। वंदे वंदे वंदे। हम मांग करते हैं कि हिंदुस्तान का हर मर्द और औरत कानून के सामने बराबर होगा, चाहे फिर वो किसी कौम, जात, फिरके का क्यों ना हो। और ये कि धर्म, जात पात, इलाके की वजह से सरकारी नौकरी देने में किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। और हम मांग करते हैं कि किसी भी इंसान को गैर कानूनी गिरफ्तारी, तलाशी और कुर्की से ना गुजरना पड़े। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और हम ये भी मांग करते हैं कि हमें इस बात की आजादी हो कि हिंदुस्तान का रहने वाला हर आदमी पूरे देश में जहां चाहे जाए, रहे, बसे और काम, नौकरी, व्यापार कर सके। जब तक ये सारे बुनियादी हक हर हिंदुस्तानी को नहीं मिल जाते, मेरा आपसे वादा है कि ना मैं चुप बैठूंगा, ना आपकी कांग्रेस पार्टी। पंडित नेहरू जिंदाबाद, पंडित नेहरू जिंदाबाद, पंडित नेहरू जिंदाबाद। हिंदुस्तान को राजनीतिक आजादी तो मिल जाती, लेकिन आजादी के दीवानों को पता था कि सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिए उनको ही काम करना है। कई मामलों में नेहरू से असहमति रखने वाले गांधी भी नेहरू के उस मौलिक अधिकार वाले प्रस्ताव से गदगद थे। मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है, बस इतना बताना है कि भारतीयों के मूल अधिकारों को लेकर जो प्रस्ताव जवाहरलाल जी ने पेश किया है, वो इस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। यही अधिकार तो हमें बताते हैं कि कांग्रेस किस किस्म के स्वराज की कल्पना कर रही है। सत्ताईस फरवरी 1947 को संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों के लिए एक समिति बनाई। इस समिति में सबसे अहम नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। अंबेडकर कितनी तैयारी के साथ समिति की बैठक में जाते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पहली बैठक में ही अंबेडकर मौलिक अधिकारों की सूची बनाकर पहुंचे थे। As you are all aware, the main task of this committee is to discuss and make suggestions on the rights of the citizens. और मेरे विचार से किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। It is always about the fundamental rights. तो आप लोगों के जो भी सुझाव, प्रस्ताव आदि हों, बेझिझक सामने रखिए। If we look at the fundamental rights and guarantees embodied in the Irish and American Constitution, then all the rights that we may give should be enforceable in courts of law. इसके अतिरिक्त हमें उन अधिकारों की भी बात कर लेनी चाहिए जिन्हें भले हम आज अपने नागरिकों को ना दे पाए, पर जहां तक पहुंचना हमारा सपना है। That's very true, but is there any use in laying down precepts for rights which remain unenforceable and ineffective? अधिकारों के साथ साथ
हमें अपने कर्तव्यों की फेहरिस्त भी बना लेनी चाहिए। तो चलिए पहले हम उन्हीं मूल अधिकारों की बात कर लेते हैं जिनके नाम मिलने पर हर शहरी न्यायालय के द्वार खटखटा सकता है। Well, if you ask me, I think we should take the Constitution of the United States of America as a model for the protection of the basic rights of our citizens. If I may, I would like to inform the committee that I have prepared a long list of fundamental rights, which I can lay here. अब यही तो आपका बड़प्पन है अम्बेडकर जी। तो हमारी खास पेशकश जारी है। यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे हमारी स्पेशल पेशकश के साथ। मार्गदर्शक के लिए कोई जगह है तो हमारा संविधान है। We the people of India. We the people of India. संविधान बहुत खूबसूरत है। We the people of India. हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है। मार्गदर्शक के लिए कोई जगह है तो हमारा संविधान है। We the people of India. We the people of India. संविधान बहुत खूबसूरत है। We the people of India. हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना। 389 सदस्य, सभी कानून की बारीकियों को पकड़ने वाले दिग्गज और इन सारे विद्वानों को मिलकर चुनने थे 6 या 7 मौलिक अधिकार। इसमें अजीबोगरीब मुद्दे उठाए गए। कपूरथला राजघराने से आने वाली राजकुमारी अमृत कौर ने कहा कि शिकार के लिए हथियार रखने को भी मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया जाए।
गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की कश्ती को तूफान से निकालकर साहिल पर खड़ा तो कर दिया, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेता कि आने वाले दिनों में फिर से लहरें इस कश्ती को निगल नहीं जाएंगी? कौन बताता कि हुक्मरानों का रंग सफेद से सांवला हो जाने से हुकूमत का जालिम मिजाज नहीं बदलता? इसलिए जरूरी था कि मौलिक अधिकार ऐसे हों जो हर नागरिक को सक्षम बनाएं। इसके लिए मौलिक अधिकारों वाली कमेटी 24 मार्च 1947 को फिर से बैठी। तो ये तय पाया गया है कि भारत के हर एक नागरिक को कहीं भी आने जाने, रहने, बसने, जायदाद खरीदने और नौकरी, काम, व्यवसाय करने की पूरी आज़ादी होगी। गुलामों से भी बदतर व्यवहार और अत्याचार हमारे गांव में हरिजनों और दूसरे गरीब लोगों पर होते हैं जब उनसे बेगार करवाया जाता है। बंधुआ मजदूरी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए हमारे भारत के खेत खलिहानों में। मुंशी जी, सिर्फ खेत खलिहानों में ही नहीं, न कारखानों में, न खानों खदानों में। गुलामी का नामो निशान मिटाना ही होगा हमें। और सबसे वाहियात बात है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खानों खदानों और खतरनाक कारखानों में काम करवाया जाता है। हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए हमारे संविधान में। I couldn't agree with Amrut Kaur ji more. Let me go further while on the topic of children. I propose that there should be no difference between legitimate and illegitimate children as far as laws of inheritance are concerned. Those in favor of Dr. Ambedkar's proposal, please raise your hands. छह विपक्ष में, केवल 3 पक्ष में। क्या कर सकते हैं अंबेडकर जी? कभी जीत, कभी हार। एंड वी मस्ट प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। ये एक जनतंत्र है आखिरकार। आचार्य जी, मैं यहां ये बात फिर से उठाना चाहूंगा कि अमेरिका की तरह हर भारतीय को कुछ साल सेना में बिताने ही चाहिए। कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग एंड कॉन्स्क्रिप्शन। But doesn't this also amount to slavery and involuntary servitude? ये स्लेवरी नहीं, सेवा का प्रश्न है अंबेडकर जी। तो इस पर भी वोट हो जाए। ठीक है, जो पक्ष में हैं हाथ उठाएं। केवल 3 है पक्ष में। पर अगले मुद्दे पर सब मेरे साथ होंगे, ये मैं पक्का जानता हूं। I propose that universal adult suffrage must be guaranteed by the Constitution. सबका तो मैं नहीं जानता, पर मेरा वोट आपके साथ है मुंशी जी। और ये कि elections shall be free, secret and periodical. इस मुद्दे पर मुंशी जी मेरा वोट भी आपके साथ है। इसके अलावा चुनावों के लिए विधि द्वारा एक अलग आजाद इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा। So we are all unanimous on this? Because today we are creating history. आज संसार के इतिहास में पहली बार एक देश स्थापित होते ही बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण और प्रदेश के भेदभाव के अपने सारे वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दे रहा है। जिन नेताओं पर संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ मुंह खोलने की कीमत चुकाई थी। इसीलिए सबसे अहम था कि अभिव्यक्ति की आजादी का क्या होगा। अभिव्यक्ति की आजादी को आज पूरी दुनिया में सम्मान दिया जा रहा है और यह भी महसूस किया जा रहा है कि अगर किसी के वक्तव्य या लेखन से किसी विशेष वर्ग या धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई जा रही है और उससे हिंसा फैलने का कोई डर नहीं है, तो आदमी को अपनी बात कहने का पूरा हक होना चाहिए, पूरी आजादी होनी चाहिए। If you put this in, then section 153A of the penal code stand nullified. सर, आपसे बेहतर और कौन जानता है कि ताकतवर मेजॉरिटी वालों को कास्ट और कम्युनल हेट्रेड फैलाने से रोकना असंभव होता है। मैंने तो ये भी सुना है कि एक मर्तबा
किसी अखबार को सेक्शन 153A को लेकर इसलिए मुकदमा चलाया गया था क्योंकि उस अखबार ने पुलिस के खिलाफ कोई लेख लिख दिया था और दलील यह दी गई थी कि पुलिस अपने आप में एक खास तबका है और पुलिस के खिलाफ बात करके अखबार वाले एक खास फिरके के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हिंदूवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि हर आदमी को हथियार रखने का अधिकार मिले। वहीं महिला सदस्याएं चाहती थीं कि शादी की जटिलता पर भी बात हो जाए। राजकुमारी अमृत कौर और हंसा मेहता जैसी महिला सदस्य चाहती थीं कि शादी के मामले में हमारा संविधान स्विट्जरलैंड के संविधान को माने, जिसमें धर्म दो लोगों की शादी में दखल नहीं देगा। ये सुझाव तो बहुत अच्छा था कि शादी ब्याह जैसे नितांत निजी मामले में धर्म का अड़ंगा क्यों हो। महिला सदस्यों को पहले से ही यह अंदेशा था कि पुरुष सदस्य इसमें साथ बिल्कुल नहीं देंगे। पुरुष सदस्यों के साथ भी उनको नहीं मिला सिवाय एक के, और वो थे मीनू मसानी। लेकिन ये प्रस्ताव मौलिक अधिकार में नहीं बदल पाया। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर एक लंबी रिपोर्ट पेश की। उसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि क्या लोगों के मौलिक अधिकारों का विस्तार असीम हो या उस पर कोई पाबंदी भी होगी। कमेटी में इस विषय को लेकर दो तरह के मत थे। एक ये राय थी कि नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने चाहिए, जिनकी बिना पे वे सीधी तरह अदालत में जाकर अपने हक सिद्ध करवा सके। और दूसरी ओर ये राय थी कि बहुत ही कम मगर अहम मूल अधिकारों तक फंडामेंटल राइट्स को सीमित रखना ही उचित होगा। वो तीसरा मत जो हमारी कमेटी में पाया ही नहीं गया, वो ये रहता कि आज़ाद हिंदुस्तान में न पुलिस की दरकार है न जेल की। प्रेस डंडा और बंदूक को पूरी तरह छूट रहे। हर एक को जो मर्जी में आए वो करने की संपूर्ण आजादी मिलनी चाहिए। गुलामी के दुर्दिन ने इस देश को सिखा दिया था कि आजादी की कीमत क्या होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा बहस मौलिक अधिकारों पर ही हुई। ज्यादा से ज्यादा सदस्य इस बहस में भाग ले रहे थे। कुछ सदस्यों की मांग थी कि आर्थिक आजादी हो, यानी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाए। किसी ने अछूतों के हक की मांग उठाई तो किसी ने जाति विहीन समाज की। किसी ने शिक्षा में बराबरी को मौलिक अधिकारों में जोड़ने की वकालत की तो किसी ने दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की, तो किसी के लिए अभिव्यक्ति की आजादी सबसे अहम थी। अंग्रेजों की गुलामी ने सबको प्रताड़ित किया था, लेकिन दोहरी प्रताड़ना का शिकार तो इस देश के दलित थे, अंग्रेजों के भी सवर्णों के भी। इसलिए उनकी आवाज को मौलिक अधिकारों में जोड़ने की मांग कई बार उठी। Sir, the word untouchability requires clarification. Sometimes it means not being allowed to drink a glass of water. Other times it relates to denial of admission of Harijans into temples or intercaste dining, intercaste marriage. Mahatma Gandhi has used the word untouchability in various ways on different occasions with different meanings. But sir, untouchability is merely a symptom, the root cause of which is the caste distinction. And unless caste distinction is removed, untouchability in some form is bound to exist. In an independent India, everyone must enjoy equal social conditions.
I take it that the legislators will define the word untouchability so that the courts might prescribe proper punishment. एक बार फिर मोर्चा सरदार पटेल ने संभाला। उन्होंने साफ कर दिया कि राज्य किसी भी स्थिति में नागरिकों से जाति, धर्म, नस्ल, लिंग वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जिस पर आखिरी मोहर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगाई। I move that the words schools, hostels, temples or places of worship should be included. Although some schools are thrown open to Harijans in the villages, they are not allowed to sit along with caste Hindu students. They are asked to sit on the floor or at some distance. As regards temples, untouchables are made to worship God only from a distance and not from within the temple itself. I think untouchability is the sole cause of this. It is suggested that it would be sufficient if you put one clause as follows. The state shall not permit any discrimination on ground of religion, etc. Put like that it will cover all cases of private institutions as well as state institutions. 150 से ज्यादा सदस्यों ने अपने संशोधन वापस लिए, लेकिन पुलिसिया राज की आहट से कुछ सदस्य चिंतित भी थे और असहमत भी। इन्हीं में से एक थे कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ लाहिरी। I am constrained to say that these are fundamental rights from a police constable's point of view and not from the point of view of a free and fighting nation. Does Sardar Patel want even more power than the British government? An alien government, an autocratic government which is against the people and needs to protect itself? Certainly not. Here, according to Sardar Patel, a seditious speech is a punishable crime. If I say at any time in the future or the Socialist Party says that the government in power is despicable, Sardar Patel, if he is in power at that time, will be able to put Socialist Party people and myself in jail. आजाद हिंदुस्तान के आईन में अंग्रेजों की बर्बरता के लिए रत्ती भर भी जगह ना हो, इसके लिए तमाम सदस्य प्रयास कर रहे थे। लेकिन 2 सदियों से चली आ रही परंपरा को एक झटके में बदल देना बहुत आसान नहीं था। कुछ शब्दों पर बहुत माथापच्ची भी हुई, जैसे राजद्रोह का मामला होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, जैसे अल्पसंख्यकों की परिभाषा क्या होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के सवाल पर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता महावीर त्यागी ने एक सुझाव दिया कि पहले पाकिस्तान को देख लेते हैं कि वो अपने यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए क्या करता है, फिर हम तय करेंगे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को बराबर का अधिकार देंगे। महावीर त्यागी अंबेडकर को पसंद नहीं करते थे, तो अंबेडकर को एक गैर राजनीतिक व्यक्ति मानते थे, लेकिन अंबेडकर में जबरदस्त राजनीतिक और सैद्धांतिक सूझबूझ थी। एक तरफ हिंदुस्तान अपने संविधान के जरिए धर्मनिरपेक्ष देश बनने की दिशा में बढ़ रहा था, दूसरी तरफ धार्मिक भावनाएं भी उस संविधान सभा में हिलोरें ले रही थीं। एक सवाल गोरक्षा को लेकर भी था, जिसके बारे में सेठ गोविंदास से लेकर आर.वी. धुलेकर तक मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि गो हत्या पर पाबंदी मौलिक अधिकारों में शामिल की जाए। पंडित ठाकुरदास यह चाहते हैं कि गायों का और दूसरे उपयोगी जानवरों का वध निषेध हो। इसका यह अर्थ होता है कि अनुपयोगी गायों को काटा जा सकता है। परंतु मेरे सुधार का अभिप्राय यह है कि जहां तक गायों का संबंध है, वहां तक गायें चाहे उपयोगी हों या अनुपयोगी हों, और गायों के अंदर सांड, बैल, बछड़े भी आ जाते हैं जो गायों से उत्पन्न होते हैं, उन सब का वध रोक दिया जाए। मैंने तो इस प्रस्ताव को फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में भेजा था,
परंतु मुझे इस बात का दुख है कि वहां पर यह उस समय नहीं रखा जा सका, और उसका कारण यह बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सिर्फ मनुष्य से संबंध रखते हैं, पशुओं से नहीं। इस देश के जो बड़े बड़े सांस्कृतिक प्रश्न इस विधान परिषद के सामने हैं, उनमें देश का नाम क्या रखा जाए, देश की राष्ट्रभाषा क्या हो, देश की राष्ट्रलिपि क्या हो, देश का राष्ट्रीय गान क्या हो, और देश में गौवध हो या बंद कर दिया जाए। जब तक इन प्रश्नों का निपटारा हमारी विधान परिषद इस देश की जनता की राय के अनुसार नहीं करेगी, तब तक इस देश की जनता स्वराज का कोई अर्थ नहीं समझ सकती महोदय। इस पूरे देश ने माना कि अगर किसी के लिए गाय का सम्मान इतना है कि उसको माता के समान देखते हैं, तो गाय का पूरा सम्मान और पूरी सुरक्षा गाय की होनी चाहिए। लेकिन जब इस पर विस्तार से चर्चा हुई तो ये पाया गया कि तत्काल इसको करना शायद संभव ना हो, और इसलिए संभव ना हो कि हमारी व्यवस्था में वो प्रबंध नहीं थे जिसको लेकर ये व्यवस्था इस तरह से एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाए। आखिर में काफी गहन सोच विचार के बाद संविधान सभा ने 7 मौलिक अधिकारों को कबूल किया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इनमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो संपत्ति रखने का अधिकार था। इस समय जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें पहला अधिकार समता या समानता का अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 14 से 18 तक में जगह मिली है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में शामिल है। पांचवा अधिकार संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में है। और छठा और आखिरी अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अहमियत इस बात से समझिए कि अपने संवैधानिक अधिकार के लिए कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ऐसे ही नहीं इसको डॉक्टर आंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अंबेडकर ही इन सब फंडामेंटल राइट्स की जान है। उसने ही इन सब की रचना रची है। सबसे पहले मूल अधिकारों की बात 1215 में हुई थी, जब ब्रिटेन की जनता ने सम्राट के लोगों की आजादी के लिए मैग्ना कार्टा पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया। अमेरिका ने इसी बुनियाद पर अपनी जनता को फंडामेंटल राइट्स दिए थे। उसकी सबसे सही व्याख्या अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई व्यवस्था है, और हिंदुस्तान ने अमेरिका की ही तर्ज पर अपने लोगों के लिए अधिकारों की नई व्याख्या की। संविधान सभा में बुनियादी हकों पर जब बात हुई तो ये भी सवाल उठा कि क्या कभी इनको खत्म भी किया जा सकता है, या कुछ समय के लिए लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हाँ, अगर लोगों के मौलिक अधिकारों की कीमत पर भारत नाम के संघ की रक्षा हो जाए तो ये सौदा सस्ता ही मानना चाहिए। In the provision dealing with grave emergency, we have stated that all these fundamental rights are liable to be suspended whenever, in the view of the Union, it is necessary to declare an emergency. दुनिया के कई संविधानों में मौलिक अधिकारों के चलते आप नागरिक को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, पर हमने इसे अपने संविधान से हटा दिया है
ताकि आने वाली सरकारों को हम ऐसी किसी भी बेड़ी में ना जकड़ें। हाँ, पर सही कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हमने हर हाल में रखा है। जरूरी सवाल यह है कि क्या लेजिस्लेचर के पास यह विशेषाधिकार होगा कि अगर वो चाहे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही कैद में रख सकते हैं? ऐसा कोई अधिकार हम नहीं देने जा रहे हैं जिसके चलते सरकार बिना कानून और अदालत के सामने जाने का हक दिए किसी को भी गिरफ्तार कर ले। भारत भगवान राम को अपनी मर्यादा का शिखर पुरुष मानता है। इससे सुखद संयोग क्या हो सकता है कि संविधान के जिस पन्ने से मौलिक अधिकारों की बात शुरू होती है उस पर भगवान राम का चित्र अंकित है। भारत की एक सोच थी जिसमें ऋषि मुनि जितने भी रहे हों और जितने भी भगवान रहे हों, उनमें एक विशेष स्थान भगवान राम का रहा है। और इसीलिए उसको इकबाल तक ने ये कहा है कि वो इमाम हिंद थे, वो हिंद के इमाम थे। तो हम ये कोई समझे कि ये हिंदुओं की सिर्फ है, वो एक बहुत संकीर्ण सोच होगी और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सोच होगी कि वो सिर्फ हिंदुओं के लिए एक विशेष मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो पूरे देश के लिए थे, वो पूरी सभ्यता के लिए थे, वो पूरी सिविलाइजेशन के लिए थे। सब उनको मानते हैं और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली किताब बनी उसमें ये सारे चित्र आपको देखने को मिलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी ने अपने लोगों से ये कहा था कि अमेरिका के लोगों, ये मत सोचो कि तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि ये सोचो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। सदियों की दास्तां, गरीबी, अशिक्षा और भूख की पीड़ा से निकलता हुआ हिंदुस्तान से भी अब पूछ रहा था, एक नया देश बनाने के लिए तुम क्या योगदान कर सकते हो। मौलिक अधिकार हाथ में आया तो लगे हाथ मौलिक कर्तव्यों की भी बात उठी। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने पूछा कि राज्य के प्रति नागरिकों के कुछ कर्तव्य होने चाहिए कि नहीं। एक चीज ऐसी है जिसे इस वक्त भी संविधान लगभग बन चुकने के इस मोड़ पर भी मैं सभा के सामने लाना चाहता हूं। हमने संविधान में बार बार अपने हकों की बात की है, केवल अधिकारों की, जबकि अपने कर्तव्यों के बारे में हमने पूरे संविधान में एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं इस सभा के सामने साफ कहना चाहूंगा कि एक विचारशील व्यक्ति, समाज, सदन के नाते अपने केवल अधिकारों की बात करते रहना और एक नागरिक के नाते समाज, संघ और देश के नाते अपने कर्तव्यों को भूल जाना सही नहीं है। मैं तो कम से कम यही कहूंगा कि एक नागरिक के प्रति राज्य के कर्तव्य जितने जरूरी हैं, उससे कम जरूरी नहीं है राज्य के प्रति नागरिक के कर्तव्य। हमें उनको भी अपने संविधान में फौरन शामिल करना चाहिए। हालांकि उस वक्त तो संविधान सभा ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल नहीं किया, लेकिन 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए इनको संविधान में जोड़ा। इन्हें अनुच्छेद 51A में रखा गया। इसके तहत प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना पैदा करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका सम्मान करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका विकास करे।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान प्राप्ति की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में तरक्की की ओर बढ़ने की लगातार कोशिश करे और माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलवाएं। आखिरी कर्तव्य को 88वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाली ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक 114 दिनों तक चली थी। उसमें से संविधान की आत्मा खिलकर निकली मौलिक अधिकारों के रूप में। लेकिन विविधताओं से भरे इस देश के संविधान की चौहद्दी काफी बड़ी थी। इसमें बुनियादी हकों से आगे भी एक दुनिया थी जिस पर संविधान सभा में बहुत गर्मागर्म बहस हुई। कई मुद्दों ने नई बहस को, कई मुद्दों ने नए सवालों को जन्म दे डाला। अगली बार बात होगी संविधान के उन अनुच्छेदों पर जिसको तैयार करने में बहुत सी मुश्किलें आई, बहुत सी मुसीबतें आई। तो बात होगी कुछ और तथ्यों पर। तब तक के लिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मार्गदर्शक के लिए कोई जगह है तो हमारा संविधान है। We the people of India. We the people of India. संविधान बहुत खूबसूरत है। We the people of India. हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना। मुझे बहुत